डायरेक्ट सेलिंग हुआ या एमएलएम, पिरामिड इंडस्ट्री, चेन इंडस्ट्री, ये गरीबों को लूटने की इंडस्ट्री है। लोग आते हैं, सूट वूट में आते हैं, बड़े सपने दिखाते हैं और लूट के चले जाते हैं। क्या ये सच है? वो एक कहावत है ना कि कहीं अगर धुआं उड़ रहा है तो आग जरूर होगी। तो अगर लोग ऐसा बोलते हैं तो उसको सिरे से नहीं नकारा नहीं जा सकता कि नहीं ऐसा नहीं है। जो आपने बोला एक पक्ष वो है, बिल्कुल सही है। और वो क्यों है? जो नए लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं उनको क्या सलाह देंगे आप? कंपनी का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में उतरना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग नो डाउट एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जो आपको सारी चीज़ें दे सकता है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। और मेरी ज़िंदगी में तो हिम्मत जी हर रोज़ 1-2 बार तो ऐसी घटनाएं घटती हैं अच्छा कि मुझे ऐसा लगता है कि यार कमाल हो गया। सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं हो रहा मतलब डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कि मतलब आप देखो कैसी कैसी रील्स बनाई जा रही है, BMW की, मर्सिडीज़ की, मैंने करोड़ों कमाए, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे एक वर्ड है हवाबाजी वाला चीज़ें। तो शुरुआत हुई दिखावे की कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जीतने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए कि यार नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सही है, देख इसका प्रूफ है। डायरेक्ट सेलिंग और MLM ये एक ही है या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? 3 शब्द हैं, मिलते जुलते हैं, एक जैसे दिखते हैं और एक जैसे हैं भी। लेकिन हमारे कानून के अनुसार, भारत के कानून के अनुसार अगर हम माने तो न मल्टी लेवल मार्केटिंग शब्द है, न नेटवर्क मार्केटिंग शब्द है, उसके लिए शब्द है। नमस्कार दोस्तों, आज हैं हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग के लीजेंड सुरेंद्र वत्स जी। सुरेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका THB पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद हिम्मत जी। ज़्यादातर मैं लोगों के पॉडकास्ट करता हूँ, तो आज आपने मेरे को ही पकड़ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। ऊपर वाले की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है। हमेशा कृतज्ञता के मोड में रहने का प्रयास करता हूँ। हर चीज़ के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया। जी सर, शुरुआत कर लेते हैं आपके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से कि बहुत सारी आपकी अचीवमेंट्स रही हैं, तो प्लीज़ एक बार आप बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। जी, मेरा जो जन्म है हिम्मत जी वो हरियाणा में हुआ, जींद में। और एक मिडिल क्लास फैमिली में, फादर हिंदी अध्यापक थे स्कूल में, सरकारी स्कूल में जी। और पढ़ाई की अगर मैं बातचीत करूं तो मैंने MA किया संस्कृत में, और B.Ed करने के बाद मैं एज ए संस्कृत टीचर मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, प्राइवेट टीचर। ठीक है। और फिर मुझे लगा कि नौकरी में कुछ ज़्यादा होगा नहीं। फिर मैं केबल टीवी का बिज़नेस चला था उस ज़माने में, 95-96। बिल्कुल। तो एक केबल ऑपरेटर बन गया मैं जींद में। और वहाँ जब मैं केबल टीवी में काम कर रहा था तो उसी समय मेरे एक दोस्त ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, और 2001 से मैं फिर डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ा। पहले उतना सीरियस नहीं था, फिर 1-2 मीटिंगें देखी, लगा कि नहीं यार, ये इंडिया में आने वाले समय में ये चलेगा, ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड चल रहा है तो इंडिया में भी चलेगा। और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट सेलिंग में आ गया 2001 में, और तब से लेके अब तक एक ही कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हूँ। और साथ में मैं डायरेक्ट सेलिंग की, हमारी एक एसोसिएशन है FDSA, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। एक हमारी डिस्ट्रीब्यूटर विंग है, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन, उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट रहा जी। और सरकार के साथ मिलके हमने डायरेक्ट सेलिंग की बेहतरी के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जो पोंजी स्कीम आती हैं उनके साथ हमें मिला के देखा जाता है, उनसे हम कैसे अलग हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए सरकार के साथ में मिलके वो भी मैं काम कर रहा हूँ। साथ में 3 किताबों का लेखक हूँ, और चैट विद सुरेंद्र वत्स एक शो है, उसको रन करता हूँ। सर समझा दीजिए, जैसे मैं यूथ हूँ, बहुत सारे यूथ इस पॉडकास्ट को देखते हैं, कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या? डायरेक्ट सेलिंग जैसे 2 शब्द हैं, तो इनको अगर हम तोड़ के इसको समझने की कोशिश करें, डायरेक्ट मतलब सीधा, सेलिंग मतलब बिक्री। सीधी बिक्री का मतलब ये हुआ कि एक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाए और वो प्रोडक्ट सीधा किसको दे? कस्टमर को दे, क्योंकि एंड यूज़र तो कस्टमर ही है। जी जी। तो इसे सीधी बिक्री प्रणाली भी बोलते हैं, कि जहाँ पे फैक्ट्री से या मैन्युफैक्चर से, या एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी कर रही है तो वो फैक्ट्री से डायरेक्ट प्रोडक्ट ले रही है और सीधा कस्टमर तक अवेलेबल करवा रही है।
इसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं आती है ना, तो उसके कुछ कारण होते हैं, वैसे ही कोई चीज़ नहीं आ जाती। जी जी जी, तो अगर आप कहो तो वो भी मैं बताऊं। प्लीज़ बताइए सर। हमारे यहाँ पे जो एक मार्केटिंग का सिस्टम रहता है उसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं, परंपरागत बिक्री प्रणाली। जी जी जी, उसमें क्या रहता है, एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपना प्रोडक्ट बनाता है यहाँ से। अब वो प्रोडक्ट बना लिया, उस प्रोडक्ट को आगे बेचने के लिए वो अपना एक C&F नियुक्त करता है, कैरी एंड फॉरवर्ड। राइट सर। फिर आगे वो होलसेलर बनाता है, होलसेलर फिर उस प्रोडक्ट को सेमी होलसेलर को देते हैं, सेमी होलसेलर रिटेलर को देते हैं, रिटेलर उसको कंज्यूमर को देता है। तो ये जो बीच की प्रक्रिया है, ये बीच की जो प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सब अपना मार्जिन लेते हैं। एग्री सर। और एक इसमें और एक्सपेंसेस ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। तो उन दोनों खर्चों की वजह से तो इस व्यवस्था में एक तो प्रोडक्ट बहुत महंगा मिलता है कस्टमर को, और महंगा मिलने के साथ साथ में बीच में जो ये चैनल है, बहुत सारे लोग हैं बीच में इन्वॉल्व, तो बहुत बार वो असली प्रोडक्ट के साथ में कुछ डुप्लीकेट, नकली प्रोडक्ट भी उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे उसमें टीवी पे भी आता है, न्यूज़ में आता है, या अखबारों में पढ़ते हैं कि भाई इतना नकली सामान पकड़ा गया, अच्छे ब्रांड का नकली सामान पकड़ा गया। जी जी जी, तो वो जो मिडल मैन है बीच में, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर देते हैं। तो इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए कि एक तो नकली सामान से बचा जाए, एक जो ये बीच में पैसा जा रहा है उसको बचाया जाए, महंगा हो गया, तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत इस कॉन्सेप्ट के साथ में हुई कि कंज्यूमर को सीधा सामान मिल जाए, ओरिजिनल सामान मिल जाए, और बाज़ार से थोड़ा सस्ता भी मिल जाए, और सर्विस भी थोड़ी अच्छी मिल जाए। शुरुआत कब हुई थी सर इसकी? डायरेक्ट सेलिंग की वर्ल्ड वाइड शुरुआत तो हिम्मत जी 1893 में मानी जाती है, मतलब 1893 जर्मनी से। लेकिन 1945 में अमेरिका में एक कंपनी स्टार्ट हुई न्यूट्रीलाइट करके, और 1959 में आपने नाम सुना होगा एमवे। जी जी, एमवे 1959 में अमेरिका से स्टार्ट हुई। तो अलग अलग पड़ाव रहे डायरेक्ट सेलिंग के। तो एमवे के बाद में थोड़ा तेज़ी के साथ में काम आगे बढ़ा। तो मूलतः अगर हम देखें तो 1893 से, मैं अगर थोड़ा बहुत एक साल ऊपर नीचे हो सकता है, तब से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। और हमारे देश में अगर हम बातचीत करें, हमारे देश में 1990 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में स्टार्ट हुई। ठीक है सर। हम दो टर्म सुनते हैं, जैसे डायरेक्ट सेलिंग और MLM, ये एक ही है या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? जी, दो तो शब्द आपने बोले, एक तीसरा शब्द और कई बार सुनने को मिलता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ जी हाँ जी। तो तीनों को अगर हम तोड़ के देखें, इसको शब्दों को तोड़ के देखें, डायरेक्ट सेलिंग तो मैंने बताया कि सीधी बिक्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया, MLM हो गया मल्टी लेवल मार्केटिंग। यानी एक ऐसा मार्केटिंग का वे जहाँ पे मल्टी लेयर बना के मार्केटिंग करेंगे अपने प्रोडक्ट की, हो गया MLM। जी जी। और नेटवर्क मार्केटिंग हो गया कि आप नेटवर्क बनाओगे, एक टीम बनाओगे, टीम मतलब नेटवर्क, और नेटवर्क बना के मार्केटिंग करना, वो नेटवर्क मार्केटिंग। तो तीन शब्द हैं, मिलते जुलते हैं, एक जैसे दिखते हैं और एक जैसे हैं भी, लेकिन हमारे कानून के अनुसार, भारत के कानून के अनुसार अगर हम माने तो न मल्टी लेवल मार्केटिंग शब्द है, न नेटवर्क मार्केटिंग शब्द है, उसके लिए शब्द है डायरेक्ट सेलिंग। भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग रूल्स हमें दिए हैं। तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग शब्द इस्तेमाल किया गया। उसकी डेफिनेशन है, डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को क्या करना चाहिए, डायरेक्ट सेलर्स जो कंपनियों में काम करते हैं जो लोग, उनको डायरेक्ट सेलर नाम दिया गया है। जो डायरेक्ट सेलर हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से उनको काम करना चाहिए, तो पूरा का पूरा डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में लिखा हुआ है। थोड़ा सा तीखा सवाल है सर। कहा जाता है कि ये जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग हुआ या MLM, पिरामिड इंडस्ट्री, चेन इंडस्ट्री, ये गरीबों को लूटने की इंडस्ट्री है। लोग आते हैं, सोट वोट में आते हैं, बड़े सपने दिखाते हैं और लूट के चले जाते हैं। क्या ये सच है? देखो हिम्मत जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और बहुत सारी मुझे लग रहा है क्लैरिटी आएगी लोगों में। जी जी। वो एक कहावत है ना कि कहीं अगर धुआं उड़ रहा है तो आग जरूर होगी। तो अगर लोग ऐसा बोलते हैं तो उसको सिरे से नहीं नकारा नहीं जा सकता कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपने बोला एक पक्ष वो है, बिल्कुल सही है। और वो क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारी स्कीमें चलती हैं जिनको हम पोंजी स्कीम कहते हैं।
पोंजी स्कीम भी एक बाहर का ही नाम है। पोंजी नाम का एक व्यक्ति था शायद 1910 के आसपास में, तो वो कुछ स्कीमें लेके आया था। तो उस टाइप की जितनी भी स्कीमें होती हैं उसको पोंजी स्कीम कहा जाने लग गया। तो बहुत सारा हमारे देश में, चूँकि पहले कोई नियम कानून थे नहीं। जी सर। मैं 2001 से डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ा और 2010-11 का एक ऐसा टाइम था हमारे देश में जहां डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी कंपनियां बंद होने लग गई थी। सरकार ने कहा कि कंपनियों पे FIR लॉज की, अच्छी अच्छी कंपनियां भी बंद हो गई थी। तो उस समय बहुत क्लोजली हमने सरकार के साथ में काम किया और हमने सरकार से एक ही डिमांड की कि ये हमारा बिज़नेस मॉडल है, इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, ये लीगल है इंडिया में या इलीगल है, ये आप बताएं। और हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कोई नियम कानून गाइडलाइन नहीं है, आप हमें गाइडलाइन दें। तो 2011-12 से हमने ये प्रक्रिया स्टार्ट की और फाइनली 2016 में गाइडलाइन पहले सरकार ने दी और 2021 में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हमें दे दिए। तो इन सब के पीछे हमारा मकसद यही था कि जो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग है वो अलग हो जाए और जो पूंजी स्कीम है, जो लोगों से पैसा लेती हैं, उनसे प्रॉमिस करती हैं कि भाई आप 20,000 दे दो, 10,000 दे दो, हम आपको 2 साल बाद इसको डबल ट्रिपल करके दे देंगे, या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई। हाँ, इतना दे देंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारे देश में बैन हैं। हमारे देश में कानून है, उसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 में बना था। ठीक है सर। उस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति अगर पैसे को रोटेट कर रहा है, कोई प्रॉमिस कर रहा है, कोई क्विक मनी स्कीम लेके आ रहा है, वो सारी की सारी बैन है। लेकिन हमारे लिए विडंबना ये है, थोड़ी दिक्कत की बात हमारे साथ में ये है कि जब भी कोई पिरामिड स्कीम भागती है, कुछ ऐसे लोगों को चीट करके लेके जाती है, तो सोशल मीडिया पे या मीडिया में कहीं ना कहीं ये आता है कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की चली गई, और जो अच्छी कंपनियां हैं उनको भी माना जाता है ये भी वैसे ही काम कर रहे हैं, जबकि दोनों में दिन रात का अंतर है। दिखने में एक जैसे ही हैं, मतलब वो जैसे आपने कुछ मूवी देखी होंगी ना, उसमें एक्टर का डबल रोल रहता है, जैसे सीता गीता थी। जी। तो उसमें एक लड़की बड़ी शरीफ रहती है, एक लड़की जो है वो थोड़ा सा नटखट रहती है और कुछ ना कुछ करती रहती है। तो कई बार ये रहता है वो नटखट वाला, चोरी करने वाला चोरी करके चला जाता है और शरीफ आदमी फंस जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में हमारे साथ में यही हो रहा है। और ये जितनी भी फ्रॉड कंपनी आती है ना, ये हिम्मत जी, इनके ऑफिस इंडिया में होते नहीं, या तो कोई सिंगापुर में ऑफिस है, किसी का चाइना में है, आजकल दुबई में ट्रेंड चल गया है, दुबई में ऑफिस खोल लेते हैं, इंडिया में ऑफिस नहीं, उसके ऊपर में कोई कार्रवाई होगी, यहाँ कोई सिस्टम नहीं, सब ऑनलाइन रहता है। और मैं आपके माध्यम से व्यूअर से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़े हुए हैं कहीं पे भी, आप सबसे पहले अपनी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे जाके डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के अनुसार रूल्स के अनुसार आपकी कंपनी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेबसाइट पे अपलोड करने नितांत आवश्यक हैं। 7-8 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें मेन डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि कंपनी की ITR अपलोड करना मैंडेटरी है, कंपनी की बैलेंस शीट वहाँ पे होनी चाहिए, कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन हैं उसकी लिस्ट होनी चाहिए, और एक एफिडेविट होना चाहिए। उस एफिडेविट में ये लिखा होना चाहिए कि हमारी कंपनी मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के तहत काम नहीं करती और हम डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 का पालन कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनी अगर है तो उसके साथ में जुड़िए, और ये ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोडेड नहीं हैं, तो बिल्कुल एकदम रेड फ्लैग है। और जैसा हिम्मत जी कह रहे हैं कि वो कंपनी भाग जाती हैं, तो बिल्कुल वैसी भागने वाली कंपनी है कोई। अच्छा, एक बात और बताइए सर, FTC के आंकड़ों के हिसाब से मतलब बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग में 90% लोग नुकसान में ही रहते हैं, फ़ायदा केवल 10% लोगों को होता है जो ऊपर के लेवल के हैं। क्या ये सही है सर? FTC बोले तो FTC का सर्वे हुआ था सर। अच्छा, FTC कोई ऑर्गेनाइजेशन? जी। अच्छा, ठीक है। FTC के बारे में तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ देखिए, कोई भी क्षेत्र है, हाँ, उस सर्वे में ये बता दिया गया था कि डायरेक्ट सेलिंग में जो भी लोग हैं 90% लोगों को नुकसान होता है, सिर्फ 10% जो ऊपर लेवल के लोग हैं उन्हीं को फ़ायदा रहता है बस। देखो, डायरेक्ट सेलिंग में जो सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ना हिम्मत जी, नुकसान की कोई बात है ही नहीं। जैसे मैं RCM के साथ में एसोसिएटेड हूँ, आपका RCM में जुड़ना है, आपसे कोई पैसा लिया ही नहीं जाएगा। अच्छा। आपने कोई पैसा दिया ही नहीं, आपने अपना KYC ओके किया, आपको एक नंबर मिल गया, ID मिल गई आपको, ठीक है। उस ID पे आप प्रोडक्ट खरीदेंगे
तो आपको फ़ायदा होगा। आप अपने नीचे कुछ लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, जोड़ेंगे, उनसे आपने पैसा नहीं लेना है। कोई जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग के अभी रूल्स हैं उसके अनुसार कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति को जोड़ने के नाम पे पैसा नहीं ले सकती। अच्छा। प्रोडक्ट आप लीजिए, प्रोडक्ट की कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकते कि ये प्रोडक्ट लेना है, ये नहीं लेना है। तो जहाँ कुछ पैसा लिया ही नहीं जा रहा है तो वहाँ नुकसान की तो बात है ही नहीं। जो आप कह रहे हैं कि भी 10-90% लोगों को नुकसान हो रहा है, तो हाँ, पुराने ज़माने में इस प्रकार का कल्चर था, इस प्रकार की चीज़ें थी कि मेंबरशिप के नाम पे लोग पैसा लेते थे, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये तक लोग लेते थे। लेकिन अभी स्पेशली 2016 के बाद में उस प्रकार का कोई नियम नहीं है, और अगर कहीं पैसा लिया जा रहा है तो वो 100% इलीगल काम है। मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के तहत वो काम हो रहा है। तो नुकसान की बात इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा नहीं लिया जा रहा। तो सर जो डायरेक्ट सेलिंग की जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती है सारी फ्री होती हैं? ट्रेनिंग का देखिए, अपनी कंपनियों का अलग अलग एक सिस्टम रहता है। कहीं पे कंपनियां बिल्कुल फ्री देती हैं अपने लोगों को एजुकेट करने के लिए, कहीं पे कुछ पैसा लिया जाता है, कहीं पे लंबी लंबी वर्कशॉप रहती हैं। वो उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसने क्या करना है। वो इंडिविजुअल, हर कंपनी का, हर व्यक्ति का अपना ट्रेनिंग्स में आता तो आम तरीका है। आदमी है सर, गरीब आदमी ही आता है ना। वो होटल्स का खर्चा भी देता है, आने जाने का भी होता है, फिर ट्रेनिंग्स भी है ना। और कहा जाता है कि इसमें मतलब कम से कम 2-3 साल, 3-4 साल लगते ही हैं। ट्रेनिंग तो देखिए हिम्मत जी, आज के टाइम पे कितने सारे हमारे देश में मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है ना, वहाँ भी तो आम आदमी ही तो जा रहा है। सही बात है। तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ा उनको लेके जा रहा है। तो सेम डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं किसी के साथ में कि भाई आपने ये अटेंड करना है। कोई मैंडेटरी नहीं है कहीं पे भी। वो तो सामने वाले की विल है, सामने वाले की इच्छा है। और एक पक्ष और मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो हमारे यहाँ पे मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स रहती हैं वो एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को पूरी तरह से बदल देती हैं। उसको बोलचाल करने का तरीका सिखा देती हैं, बहुत सारी कम्युनिकेशन की स्किल्स उसकी डेवलप कर देती हैं, गोल सेट कैसे करना है, वो सारी की सारी चीज़ें उनको सीखने को मिलती हैं। और कितने सारे लोग हैं जो ये कहते हैं। मैंने एक बार अपने चैनल पे पॉडकास्ट लिया था विवेक बिंद्रा जी का। जी। तो उन्होंने बोला था कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने बेटे को डायरेक्ट सेलिंग जरूर करवाऊँ, बाद में वो कुछ भी कर ले चाहे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से जो प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलती है वो यूनिक है। तो जहाँ तक प्रश्न है ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग होती हैं, कहीं फ्री होती हैं, कुछ वो होती हैं, लेकिन उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ। डायरेक्ट सेलिंग मीम मटेरियल क्यों बन गई है सर? बहुत सारे मीम्स बनते हैं इस पर, बहुत ज़्यादा मीम्स बनते हैं। देखो, कोई भी उद्योग जो है ना, जब ध्यान आकर्षित करता है तो लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। जैसे पॉलिटिक्स है हमारी, पॉलिटिक्स पे मीम बनते हैं खूब, या नहीं बनते? बनते हैं, खूब बनते हैं ना। क्यों बनते हैं? क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, लोग ज़्यादा देखेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग भी कहीं ना कहीं लोगों के इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। एक आदमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को जानता है, ठीक है, तो जानता है, सब्जेक्ट वो है, तो लोग मीम बनाते हैं। और मार्केट में चीज़ें चलती हैं कहीं ना कहीं। और जो लोग बनाते हैं, ज़्यादातर लोग जो बनाते हैं ना, वो डायरेक्ट सेलिंग के अच्छे पक्ष को भी जानते हैं, लेकिन अच्छे पक्ष को देखता कौन है? सर मुझे एक चीज़ और बताइए, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उनका सक्सेस रेट क्या है इसमें डायरेक्ट सेलिंग में? देखो, एग्जैक्टली तो आंकड़ा कुछ ऐसा मेरे पास में नहीं है, लेकिन सक्सेस रेट कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, सक्सेस रेट हमेशा बहुत कम देखने को मिलेगा। हमारे देश में करोड़ों बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल सही बात है। और उनका सपना कहीं ना कहीं ये है कि एक दिन मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा। तो आप देखिए, इंडिया की टीम में तो कितने सेलेक्ट होते हैं? 16 सेलेक्ट होते हैं, 11 खेलते हैं एक टाइम में। यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं और कई सालों तक तैयारी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। 1000 के लगभग एक साल में चुने जाते हैं। इंजीनियरिंग में देख लीजिए आप, नेट की परीक्षा कितने बच्चे देते हैं, कितने कामयाब होते हैं। तो हर जगह, किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए, सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग भी उसका अपवाद नहीं है। हाँ, ये सही है कि, और यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में क्या है हिम्मत जी, कि कोई पैसा तो लगता नहीं है। जैसे मैंने बताया, हमारे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के अनुसार में फ्री एंट्री है। जहाँ फ्री एंट्री है तो वहाँ पे सीरियस अनसीरियस बहुत सारे लोग आ जाएंगे, और जब लोग बहुत ज़्यादा आएंगे तो सक्सेसफुल तो कम ही लोग होंगे नेचुरली। बिल्कुल सही। सर डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट्स होते हैं
वो इतने महंगे क्यों होते हैं? जैसे अब ये आप इंट्रो में बता भी रहे थे कि वो जो मीडियम हमने हटा दिया है, लेकिन फिर भी इतने महंगे होते हैं। नहीं, देखिए ये एक कई चीज़ें ना जैसे मिथ हो जाती हैं, तो ये एक मिथ है। अच्छा जी। मैं जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता हूँ उसके बारे में, चूँकि मैं प्रोडक्ट के बारे में जानता हूँ, तो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। ठीक है। हमारे यहाँ पे टूथपेस्ट आता है 100 ग्राम का, 100 ग्राम का टूथपेस्ट। मुझे लग रहा है 50 या 54 रुपये की उसकी कीमत है। मार्केट में जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो कंपनियां हैं, हमारे यहाँ नाम लेना ठीक नहीं है, उन कंपनियों के जो पेस्ट हैं वो 70-80 रुपये के मिलेंगे। आप क्वालिटी कंपैरिजन करोगे अगर थोड़ी बहुत जानकारी है तो हमारे वाला पेस्ट बेटर मिलेगा। हमारे यहाँ पे जो साबुन है, नहाने की साबुन, 100 ग्राम की साबुन, एग्जैक्टली तो मुझे रेट मालूम नहीं, लेकिन 20 से 25 रुपये के बीच की साबुन मिल जाएगी। तो रेट ज़्यादा कहाँ है, ये तो मैंने अपनी कंपनी का बताया। हाँ, कुछ कंपनियां हैं, कुछ प्रोडक्ट हो गए ना सर ये तो, लेकिन जब भी कुछ थोड़े नहीं, मैं दूसरी चीज़ और बता रहा हूँ। जी। डायरेक्ट सेलिंग में ही कुछ कंपनियां हैं जो बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट रखती हैं, उनका मार्केट ही दूसरा है। उनको ये है कि यार हमने ना बहुत प्रीमियम क्लास में काम करना है, तो वो बहुत महंगे प्रोडक्ट बनाती हैं और बहुत महंगे रेट पे बेचती हैं, और उनके पास में उस प्रकार का कंज्यूमर भी आ जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन एक ट्रेंड था हमारे देश में, जब मल्टीनेशनल कंपनी आई ना हमारे देश में, बाहर से कॉन्सेप्ट आया ये, जी। तो उस समय बहुत महंगे प्रोडक्ट थे। लेकिन आज चीज़ें बदली हैं, कुछ इंडियन कंपनी ने इतने कंपेरेटिव रेट के प्रोडक्ट अवेलेबल करवाए हैं कि जो महंगे रेट वाली कंपनियां थी उनको भी अपने रेट रिड्यूस करने पड़े, और इस प्रकार से प्रोडक्ट को लाना पड़ा कि आम आदमी उसको खरीद सके। लेकिन कुछ प्रोडक्ट हैं आज भी जो बिल्कुल एकदम जिनका अल्टीमेट रिजल्ट हैं, वो महंगे हैं। कुछ प्रोडक्ट हैं डायरेक्ट सेलिंग में, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। ठीक है। कुछ अच्छी कंपनीज जो भारत में है डायरेक्ट सेलिंग की सर, उनका नाम बताइए। बहुत सारी कंपनियां हैं। मैं अगर ये एक प्रश्न आपका है ना, मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन चलो मैं टर्नओवर वाइज बता देता हूँ आपको। हमारे देश में जो सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज़्यादा टर्नओवर कर रही है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, हर्बल लाइफ करके। ठीक है। और दूसरे नंबर पे मेरी जानकारी के अनुसार RCM है, इंडियन कंपनी है। उसके बाद में एमवे अच्छा काम कर रही है हमारे देश में, अमेरिकन कंपनी है। उसके बाद में मोदी केयर है, वेस्टीज है, बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि कोई भी जो आम आदमी है, नया व्यक्ति है, वो असली और नकली कंपनी की पहचान कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने हिम्मत जी, और मैं अपने चैनल पे ये प्रश्न ज़्यादा तो नहीं 100 बार पूछ चुका हूँ। बहुत वैलिड प्रश्न है ये, और इसकी अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए। एक्चुअली जो आपने बोला ना, कुछ कंपनियाँ आती हैं लूट के चली जाती हैं जी। तो ये अवेयरनेस जब तक नहीं होगी लोगों में, तब तक उस प्रकार की चीज़ें होती रहेंगी। तो मैं 4 पैरामीटर बताता हूँ जल्दी। पहला पैरामीटर है प्रोडक्ट। जिस भी कंपनी से किसी व्यक्ति को जुड़ना है तो वो प्रोडक्ट देखे। वो प्रोडक्ट अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा या डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के अलावा भी उसको पसंद आ रहा है, उसकी कीमत, उसकी क्वालिटी उसको पसंद आ रही है, तो उस प्रकार का अगर प्रोडक्ट उस कंपनी में है तो वो कंपनी सही है। नंबर 1 प्रोडक्ट। नंबर 1 प्रोडक्ट देखना है। मतलब जिस रेट का प्रोडक्ट मैं मार्केट से लेके आता हूँ ना, लगभग उसी रेट का प्रोडक्ट मुझे डायरेक्ट सेलिंग में मिल रहा है तो वो कंपनी सही है। जैसे आपने कहा ना, बहुत महंगे वाले प्रोडक्ट वाली कंपनी है, तो वो कंपनी शायद मेरे लिए नहीं चलेगी, क्योंकि मेरा उसी प्रकार का सर्कल होगा जिन लोगों के पास में मैं जाऊंगा। तो प्रोडक्ट देखना है पहले। ठीक है सर, ठीक है। दूसरा जो पैरामीटर है, वो पैरामीटर है डायरेक्ट सेलिंग के हमारे रूल्स। डायरेक्ट सेलिंग के जो हमारे रूल्स हैं वो आदमी पढ़े आराम से। लगभग 10-12 पेज का PDF है, और आपके चैनल में भी मैं चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आप उसका PDF का एक लिंक भेजिए, जो गवर्नमेंट का PDF है, तो उसमें लोग उसको थोड़ा सा स्टडी करें, देखें डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स क्या कहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के भी जो कंप्लाइंसेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कंपनी ने अपलोड कर रखे हैं अपनी वेबसाइट पे, ये क्राइटेरिया देखना है। तीसरा, कंपनी का मैनेजमेंट देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने कब कंपनी स्टार्ट की, और उनके थोड़ा कुछ वीडियो देखें, आसपास में थोड़ा जानने की कोशिश करें थोड़ी सी। डायरेक्ट सेलिंग में चूँकि बहुत सारी कंपनियाँ आती और जाती हैं, तो एक अगर स्थापित कंपनी है, थोड़े एक्सपीरियंस के साथ में काम कर रही है,
उसके साथ में जुड़ें तो उसका एक बेनिफिट ये रहता है कि यार ये टिकी हुई सी कंपनी है तो टिकी रहेगी। नई कंपनी में थोड़ा सा रिस्क रहता है कि पता नहीं आदमी किस सोच के साथ में आया है, कैसा आदमी है, क्या बैकग्राउंड है। तो कंपनी मैनेजमेंट एक देखना बहुत ज़रूरी है। एक हमारे यहाँ होता है कंपनसेशन प्लान, ठीक है सर। जिसके तहत पैसा बांटा जाता है। तो वो प्लान नए आदमी को शायद उतना समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसकी अगर थोड़ी बहुत जानकारी है किसी बंदे को तो वो उसकी थोड़ा स्टडी करे कि कंपनी किस प्रकार से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और चौथा एक क्राइटेरिया है वो है एजुकेशन सिस्टम। कंपनी के पास में एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर, ताकि एक बंदा उसको कोई जानकारी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की तो वो उस एजुकेशन सिस्टम के साथ में अपनी स्किल्स को डेवलप करे और कंपनी के साथ में ग्रो करता चला जाए। मैं इसके साथ में ये तो मैंने क्वालिटी बता दी। कैसी कंपनियों से नहीं जुड़ना चाहिए, 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ। जी 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 ज़रूर। जहाँ रेड फ्लैग हो सकता है, पहला रेड फ्लैग है कि कोई कंपनी अगर आपसे पैसा ले रही है कि जुड़ने के लिए आपको इतना पैसा दे रहे हैं, तो रेड फ्लैग है, उससे भाग जाइए। कोई कंपनी आजकल है ना, क्रिप्टो के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं और वो कहते हैं कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग हैं। तो क्रिप्टो कहीं भी अगर इन्वॉल्व है तो बिल्कुल 100% रेड फ्लैग है, उससे दूर हो जाइए। कहीं अगर आपसे पैसा लेके आपसे ये वायदा किया जा रहा है कि इस पैसे के बदले हम आपको इतना डबल कर देंगे या हर महीने दे देंगे, 100% इलीगल है, उससे दूर हो जाइए। कोई कंपनी बहुत महंगे प्रोडक्ट दे रही है, जैसे आपने बोला ओवर प्राइस प्रोडक्ट हैं, वो थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उससे दूर हो जाइए कहीं ना कहीं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये दिखें तो बिल्कुल दूर भाग जाएं उनसे। सर डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें, इसमें मुनाफा कितना होता है? जैसे जनरली बोला जाता है तो लोगों को जोड़ने की, मैंने 2 लोग जोड़े, उन्होंने फिर 2 लोग जोड़े, मुनाफा कितना होता है सर इससे? मुनाफा तो देखिए सर, ये आपकी टीम के साइज़ पे और टीम में कितने लोग प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। जी जी। बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, मैंने अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैंने हिम्मत भाई को बता दिया, हिम्मत भाई बोले यार अच्छा है, मैंने भी ख़रीदना है, कैसे ख़रीदूँ, कहाँ से लेके आऊँ, मैं आपका एक KYC ओके करूँगा और आप भी कंपनी के साथ में जुड़ गए, अब आप भी आगे कर सकते हो। तो इस प्रकार से टीम बनती है। अब टीम में कितने लोग जुड़ते हैं, वो कितने लोग प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आपको कितना मुनाफा होगा। स्काई इज़ द लिमिट, आदमी कितना भी कमा सकता है, यही ब्यूटी है इस इंडस्ट्री की। कुछ आइडिया सर? हमारे देश में मतलब कुछ लोग हैं जो 50-60 लाख रुपए कमाने वाले काफ़ी लोग हैं, और कुछ लोग संभवतः ऐसे भी हैं जो 1 CR पर मंथ भी कमा रहे हैं। ये तो हमारे देश की बात होगी। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में काम करके अपने हेलीकॉप्टर ख़रीदे हैं, अपने योट ख़रीदे हैं, बहुत ज़बरदस्त लाइफस्टाइल है लोगों। अभी रवि शर्मा का जिक्र भी चला हुआ है सर, ये क्या चल रहा है सर? बहुत सारा मतलब कंट्रोवर्सी हो रही है। देखिए रवि शर्मा जी के बारे में जो बातचीत हुई, हमने अपने चैनल पे भी उनको बुला के उनसे बातचीत की थी जी। और रवि शर्मा जी वाले मैटर पे मेरा यही कहना है कि, और एक लर्निंग उससे ये लेनी है कि जब भी हम कोई बातचीत करें आज के स्पेशली सोशल मीडिया के युग में, हमें बहुत सोच समझ के बातचीत करनी चाहिए, थोड़ा तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट करना चाहिए। रवि शर्मा जी ने कुछ बातें थोड़ी सी ऐसी भी बोली जो थोड़ा एक्साइटमेंट में ज़्यादा बोल गए, और कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो फैक्ट थी, जो उन्होंने इनकम की बात की, गाड़ियों की बातचीत की, तो वो रवि जी का फैक्ट है, वो उतना पैसा कमा भी रहे हैं। 100 करोड़ है ना, ये जो फिगर है ये बहुत मिसयूज़ किया गया। तो रवि शर्मा जी ने 100 करोड़ इनकम की बात नहीं कही, कहीं पे भी नहीं कही। कोई भी वीडियो देखिए आप, और मैं व्यूअर को भी कहता हूँ कोई भी वीडियो रवि शर्मा का देखिए, उन्होंने 100 करोड़ टर्नओवर की बात की। टर्नओवर मतलब जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी कहती है कि भाई कंपनी का टर्न 5000 करोड़ का है, तो 5000 करोड़ उसकी ITR थोड़ा, इनकम टैक्स रिटर्न में उसकी इनकम थोड़ा ना है, टर्नओवर है ना वो। तो रवि शर्मा ने ये कहा है कि मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर है। टर्नओवर का मतलब क्या हुआ? रवि शर्मा की जो टीम है, उस टीम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो सामान खरीदा, साबुन, पेस्ट, तेल, आटा, दाल, जो भी खरीदा, जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं, उसका टोटल अगर आप मिला दो एक महीने का, वो 100 करोड़ का है। तो रवि शर्मा ने 100 करोड़ के टर्नओवर की बात कही, और लोगों ने क्या पकड़ लिया? लोगों ने पकड़ लिया रवि शर्मा की 100 करोड़ की इनकम है। 100 करोड़ की इनकम कभी नहीं कही रवि शर्मा ने। रवि शर्मा ने एक चीज़ बोली है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि मेरा कुछ
जीएसटी या सर्विस टैक्स इतना जाता है, वो कुछ बोला है 6 लाख 6 लाख 6 लाख जीएसटी जाता है। तो 6 लाख जीएसटी का मतलब है कोई 30-40 हज़ार की इनकम पे 6 लाख का जीएसटी बनता है। 30-40 लाख रुपए महीना की इनकम पे बनता है। हाँ। और वो रवि शर्मा ने पब्लिकली प्रूफ दिखाए हैं कि भाई ये मेरी इनकम है। हम्म। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जो डायरेक्ट सेलिंग में जो बॉसेज होते हैं वो इतने सूटेड वोटेड रहते हैं, मतलब ऐसा क्यों? सूटेड वोटेड तो देखिए और जब भी मीटिंग्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, मतलब अगर वहाँ पे कोई सेमिनार हो रहा है और मतलब हम जैसे खड़े होते हैं ना, तो हर कोई मतलब बिल्कुल वेल ड्रेस्ड। देखिए मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई जो वकील कोर्ट में जाते हैं तो वो काला कोट पहन के क्यों जाते हैं? एक डॉक्टर है तो वो सफ़ेद कोट क्यों पहन के जाता है? बच्चे हैं वो स्कूल में उनकी ड्रेस होती, तो हर जगह अपना एक कल्चर होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में इस प्रकार का कल्चर है। डायरेक्ट सेलिंग में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाई जाती है कि भाई आपने लोगों से मिलना है तो थोड़ा आप इम्प्रेसिव बन के जाएँ, थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करके जाएँ। तो वो पार्ट है और उसमें तो मुझे लग रहा है ये बड़ा खुशी का विषय है कि भाई एक आदमी लर्निंग्स बहुत है सर इसमें। हाँ, तो एक आदमी अगर सूट बूट पहन रखा है तो अगर कोई है ना थोड़े गंदे कपड़ों में जाए तो लोग कहेंगे यार क्या कपड़े पहने, सूट बूट पहन रखा तो कहाँ दिक्कत है। महिलाओं की क्या भूमिका है सर डायरेक्ट सेलिंग में? वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें हिम्मत जी, तो डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं और हमारे देश में भी महिलाओं की अच्छी संख्या है। हम लोग हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे पे एक प्रोग्राम करते हैं। पिछले साल उसमें 2 मुख्यमंत्री आए हुए थे उस प्रोग्राम में। एक तो दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे डायरेक्ट सेलिंग के इवेंट में आए हुए थे। अच्छा जी। और उस प्रोग्राम में महिलाएं ही आती हैं, पूरा प्रोग्राम महिलाओं के लिए होता है। तो बढ़ चढ़ के महिलाएं काम कर रही हैं और ऐसे हमारे देश में लाखों टेस्टिमोनियल्स हैं महिलाओं के। शुरुआत हुई शायद डायरेक्ट सेलिंग की महिलाओं, हाँ, महिलाओं के ज़्यादा कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं। पहले कुछ कंपनी ऐसी आई जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बेचती थी, तो वहाँ से शुरुआत हुई। टप्परवेयर एक कंपनी थी पहले, अभी तो नहीं है वो। तो उसमें उस प्रकार के प्रोडक्ट थे। तो महिलाएं वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा और इंडिया में भी बहुत अच्छी संख्या में महिलाएं काम करती हैं। स्पेशली आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहाँ बहुत अच्छी कल्चर है, खूब महिलाएं मिलेंगी। मैं साउथ में काम करता हूँ, केरला में मेरी बहुत बड़ी टीम है, तो केरला में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो पर्टिकुलर कुछ पार्ट में तो 70-80% वुमेन्स पार्टिसिपेट करती हैं डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग के कुछ मिथ्स सर? डायरेक्ट सेलिंग के कुछ मिथ तो जैसे आपने बताया कि भाई डायरेक्ट सेलिंग लोगों का पैसा लूट के लेके चली जाती हैं। तो सही बात ये है कि मनी सर्कुलेशन और जो इलीगल कंपनी वो पैसा लूट के लेके जाती हैं। जो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं हो रहा, मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कि मतलब आप देखो कैसी कैसी रील्स बनाई जा रही है, BMW की, मर्सिडीज़ की, मैंने करोड़ों कमाए, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे एक वर्ड है हवाबाजी वाला चीज़ें। देखिए, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, ये क्यों शुरू हुआ। और मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि इस प्रकार की बहुत ज़्यादा हवाबाजी होनी चाहिए, लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई हिम्मत जी? मैं आज से 25 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ा। ठीक है सर, ठीक। उस समय डायरेक्ट सेलिंग एक नई चीज़ थी देश के लिए, और आज भी बहुत सारे लोगों के लिए नई है, जिन्होंने इसको ऊपर से देखा है, बहुत नज़दीक से नहीं देखा है। तो जब हमने किसी से बोला कि यार ये एक ऐसी कंपनी आई है और इसमें आप ये प्रोडक्ट लेंगे और आपको पैसा आएगा, तो लोग बोले यार ऐसा कैसे पैसा आएगा, प्रोडक्ट लेने से पैसा थोड़ा आता है। तो हमारे पास में उस समय DD आता था, डिमांड ड्राफ्ट आता था। ठीक है, 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो जो हमारा डिमांड ड्राफ्ट आता था 1000 का, 1200 का, 1500 का, वो हम लोगों के पास में लेके जाते थे कि यार तेरे को यकीन नहीं आ रहा, देखिए मेरा कंपनी से आया है, तू करेगा तो तेरा भी आ जाएगा। तो शुरुआत हुई दिखावे की, कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जीतने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए कि यार नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सही है, देख इसका प्रूफ है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं शुरुआत हुई और धीरे धीरे फिर लोग गाड़ियाँ खरीदने लग गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदने लग गए। आज हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग काम कर रहे हैं वो लग्जरी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। मर्सिडीज़ भी हैं लोगों के पास में, BMW भी हैं, रोल्स रॉयस जो है वो हमारे एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक लड़का है कृष्णा अरोड़ा, उसने पिछले दिनों खरीदी हैं। तो हर तरह की गाड़ियां हैं, ऐसा नहीं कि जो कहा जा रहा है वो झूठ कहा जा रहा है। बस थोड़ा सा कल्चर है कहीं ना कहीं दिखाने का, और दिखाने का कल्चर इसलिए है कि लोग मोटिवेट होते हैं उससे देख के, विश्वास होता है, उनको लगता है कि यार इसने अचीव किया है
तो मुझे भी मिल सकता है। बस वहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी गाड़ी दिखा रहे हो किसी को, तो बस आप ये भी बताइए साथ में कि इसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है, एक सही कंपनी का चुनाव करना ज़रूरी है, अपनी स्किल्स को अपलिफ्ट करना ज़रूरी है, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने ज्वाइन किया और 3 महीने के बाद आपको लग्जरी गाड़ी मिल गई। 20-20, 25-25 साल लोग मेहनत करते हैं तब जाके लग्जरी लाइफ मिलती है। तो वो है यहाँ पे, लेकिन वो पीछे की जो चीज़ें ना वो नहीं दिखती कहीं ना कहीं, वो गाड़ी दिखती है बस खाली। कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए सर हमें डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है हिम्मत जी आपका। सबसे पहली जो स्किल्स है वो कम्युनिकेशन स्किल्स जी, कि लोगों से कैसे बातचीत करें, लोगों से कैसे डील करें। और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में एक स्किल रहती है गोल सेटिंग स्किल्स, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। लाइफ में कैसे गोल सेट करें, गोल्स हमारे लाइफ टर्म गोल कौन से होने चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, माइक्रो गोल्स से लेके, और फिर कैसे उनको पूरा करना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए गोल्स को प्राप्त करने के लिए। गोल सेटिंग की एक स्किल्स है। प्रेजेंटेशन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप सामने वाले को अपना प्रोडक्ट कैसे प्रेजेंट करें। इसके साथ में कॉन्टेक्टिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में, कि जब मैंने हिम्मत जी से बात करनी है फ़ोन पे, तो क्या बातचीत करूं कि हिम्मत जी बोलें कि यार जल्दी आ जा, मैंने तेरे से मिलना है, तो कौन से डायलॉग बोलूं। तो वो सारे कॉन्टेक्टिंग स्किल्स में सिखाए जाते हैं। फॉलोअप एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। मैंने हिम्मत जी को प्रोडक्ट बता दिया, प्लान दिखा दिया, अब हिम्मत जी तुरंत तो प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं मेरे से, तो फिर मुझे फॉलोअप करना पड़ेगा। तो फॉलोअप कितनी बार करना चाहिए किसी व्यक्ति का, तो वो एक स्किल है। सेल्स क्लोजिंग एक स्किल है। सेल क्लोज करना वो अपने आप में एक बड़ी गहरी स्किल है। उसमें बहुत सारी अलग अलग टेक्निक हैं, कौन कौन सी टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है डायरेक्ट सेलिंग में। तो बहुत सारी स्किल्स हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग खुद भी सीखते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं। इन स्किल्स में आपने एक बात की गोल सेटिंग के बारे में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं सर। गोल कैसे सेट किया जाता है और कैसे उसको अचीव किया जाता है? आपने बहुत बड़े बड़े गोल्स अचीव किए हैं। गोल सेटिंग में बड़ा अच्छा सब्जेक्ट उठाया आपने हिम्मत जी। देखिए, सबसे पहले तो हमारा ना हर किसी का एक लाइफ गोल होना चाहिए। लाइफ गोल मतलब ये कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा, कभी ना कभी तो जाना ही है, जी जी जी, सदा तो रहना नहीं किसी ने। सही बात है। तो जब मैं जाऊं तो लोग जब मेरे जनाजे से वापस आएँ, दाह संस्कार करके वापस आएँ, तब लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे होंगे। तो वो एक आदमी के दिमाग में पिक्चर रहनी चाहिए। एग्जाम्पल दे दीजिए, मान लीजिए आपका क्या लाइफ गोल है सर? लाइफ गोल मेरा ये है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो लोग ये कहें कि यार आदमी ठीक था, कुछ ना कुछ सोसाइटी को भी दे के गया है, कुछ अच्छा करके गया है, किसी का बुरा नहीं किया, कुछ कंट्रीब्यूट किया है देश के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। तो उस प्रकार के मैं कुछ काम करूं ताकि मेरे पीछे लोग इस प्रकार की बातचीत करें। कुछ मैं दे के जाऊँ, किताब के रूप में हो सकता है, जो भी विजडम मैंने प्राप्त की है वो विजडम में दे के जाऊँ, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। तो वो मेरा एक लाइफ गोल है जी। लाइफ गोल के साथ में फिर होता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल आपके वो हो गए जो आज से 10 साल और उससे बाद के आपके गोल हैं। जैसे आज हम 2026 में हैं, तो 2036 में मुझे क्या चाहिए, या 2040 में, 50 में मुझे क्या चाहिए। तो वो जो बड़े गोल्स हैं आपके, और वो गोल भी कई कैटेगरी के हो सकते हैं। आपके हेल्थ गोल हो सकते हैं, आपके व्यापार से संबंधित गोल हो सकते हैं, व्यापार के साथ में आपके फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, आपके रिलेशंस के गोल हो सकते हैं, देश दुनिया घूमने के गोल हो सकते हैं, समाज को कुछ देने के गोल हो सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल गोल्स हो सकते हैं। तो गोल्स की कैटेगरी भी बहुत सारी हैं। तो लॉन्ग टर्म गोल्स में आप हर कैटेगरी के गोल बना सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का गोल रहता है कि भाई मैं जब 60 साल का हो जाऊंगा तो मैंने मैराथन दौड़नी है उस समय की एज तक भी। जो लोग अभी दौड़ते हैं ना, तो वो ऐसे ऐसे गोल बनाते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, तो वो कहते हैं कि मैं 70 साल की उम्र में एवरेस्ट बेस कैंप पे जाना चाहूँगा। तो उस प्रकार के जो लॉन्ग टर्म गोल बना सकते हैं आप, हेल्थ के बना सकते हैं, दुनिया घूमने के बना सकते हैं। तो वो हो गए लॉन्ग टर्म वाले गोल। फिर मिड टर्म गोल को मैं उनको बोलता हूँ जो 2 साल से 5 साल के बीच के जो आपके गोल हैं, ठीक है, वो हो गए। यानी 2 साल से 10 साल की कैटेगरी ले लेते हैं, ये आपके हो गए मिड टर्म गोल। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म गोल मैं कैटेगरी बनाता हूँ 6 महीने से लेके, अब से 6 महीने के बाद से, और 2 साल के बीच के जो गोल हैं ये हो गए मिड टर्म गोल। और 6 महीने के अंदर के जो गोल हैं उनको मैं मंथली गोल की कैटेगरी में काउंट करता हूँ कि ये हमारे मंथली गोल्स हैं।
मंथली गोल्स के बाद में फिर आते हैं हमारे वीकली गोल्स, फिर आते हैं डेली गोल्स, और डेली गोल्स के बाद में आते हैं माइक्रो गोल्स। माइक्रो मतलब बहुत छोटे। और एक मैं बहुत गहरी बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस से निकली है। आपका जो लाइफ गोल है, लाइफ गोल आपका पूरा तब होगा जब आप अपने माइक्रो गोल पे काम करोगे। तो आप लाइफ गोल तब अचीव करेंगे जब आप अपने माइक्रो गोल्स पे काम करेंगे। हाँ, माइक्रो गोल्स में डेली के गोल को भी हम घंटों के गोल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 14 घंटे में मैं 1-1 घंटे का गोल बनाऊंगा। वो अगर मेरा पूरा हो गया, आपके जितने भी गोल है ना, ये गोल के लिए हम एक टेक्निक बोलते हैं स्मार्ट टेक्निक, SMART। जी। मतलब गोल आपका एज पर स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब स्पष्टता होनी चाहिए, धुंधलापन नहीं होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये चाहिए मेरे को एग्जैक्टली। जी जी। M फॉर मेजरेबल, उसको मापा जा सके। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारे पैसे को मापा नहीं जा सकता। अच्छी सेहत चाहिए, उसको मापा नहीं जा सकता। मेजरेबल होना चाहिए। मुझे 5 करोड़ कमाना है, तब तक मेरे खाते में होना चाहिए। ठीक है। मेरे को सेहत में मतलब इतना वेट मेरा होना चाहिए। तो मेजरेबल होना चाहिए। SMA का मतलब है अचीवेबल। गोल आपके बड़े तो हों लेकिन अचीवेबल हों, इतने बड़े भी नहीं हो कि अचीव ही नहीं हो। अचीवेबल होने चाहिए। R फॉर रिलीवेंट, ये रिलीवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलीवेंट का मतलब है संबंधित। आपका हर गोल एक दूसरे गोल से संबंधित होना चाहिए। और T का मतलब है टाइम बाउंड, यानी उसके पीछे एक डेट जरूर लिख के रहनी चाहिए कि ये मुझे कब तक पूरा करना है। तो जो रिलीवेंट शब्द आ रहा है ना यहाँ पे, रिलीवेंट शब्द ये कह रहा है कि आपका हर गोल एक दूसरे से पूरा होना चाहिए। ठीक है। यानी मेरा 1 घंटे का गोल अगर पूरा हो गया तो मेरा आज दिन का गोल पूरा हो जाएगा। दिन का पूरा हो गया तो मेरा हफ्ते का गोल पूरा हो जाएगा। हफ्ते का पूरा हो गया तो महीने का पूरा होगा। महीने का पूरा हो गया तो साल का पूरा हो जाएगा। साल का हो गया तो मिड टर्म पूरा होगा। तो एक दूसरे से रिलेवेंट होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए सारे के सारे गोल। और ये इस प्रकार से काम करता है जैसे मैंने शर्ट पहनी हुई है और मैं जल्दबाजी में अगर मैंने नीचे वाला जो काज है वो गलत डाल लिया तो ऊपर तक जो है सारे बटन गलत बंद होंगे। सही बात। और मैंने सावधानी पूर्वक अगर नीचे वाला सही बंद किया है तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले सारे सही बहुते चले जाएंगे। ये रिटर्न में रखने चाहिए सर, जैसे डेली जो आपने कहा कि 1-1 घंटे का गोल भी बनाना चाहिए, ये सब रिटर्न में रखना? बिल्कुल रिटर्न में रखना चाहिए सर। टू डू लिस्ट आप बनाएं, पेपर के ऊपर बनाएं, आप मोबाइल में नोट करके रखें। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको मैंने बड़ी क्लोज से देखा, बहुत सारे लोगों को, तो उनका बिल्कुल एक प्रॉपर शेड्यूल रहता है। टू डू लिस्ट बनती है, उसको रात को रिव्यू करते हैं, अगले दिन के इम्पोर्टेंट काम फिर लिखते हैं। और इसमें एक और प्रिंसिपल काम करता है। एक किताब है बड़ी अच्छी, उस किताब का नाम है ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी की। तो उसमें बड़ी अच्छी चीज़ बोलते हैं कि जो दिन के भी हमारे काम होते हैं ना, उसमें जो सबसे मुश्किल काम होता है ना वो सबसे पहले करना है। उसको प्रायोरिटी पे कीजिए क्योंकि वो काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। 80-20 का रूल भी वहाँ लागू होता है कि आपके 20% काम जो है वो 80% प्रोडक्टिव होते हैं, 80% रिजल्ट देते हैं। तो लिस्ट भी बनाएं और उसमें से छांटे कि ये काम मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट वाला काम है, वो सबसे पहले करें। तो उस प्रकार के कुछ तरीके इस्तेमाल करेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। और मेरी ज़िंदगी में तो हिम्मत जी हर रोज़ 1-2 बार तो ऐसी घटनाएं घटती हैं अच्छा कि मुझे ऐसा लगता है कि यार कमाल हो गया आज तो। और मैं घर पे वाइफ के साथ शेयर करता हूँ, मतलब वो भी बहुत बिलीव करते हैं और हम बहुत चर्चा करते हैं। मतलब इतनी गजब गजब की चीज़ें होती हैं कि बस मैंने सोचा, जैसे मैं 1-2 एग्जांपल बताता हूँ आपको। कई दिन पहले मेरे पास में ना डॉक्टर उज्जुल पाटनी का कॉल आया जी। तो मैंने फ़ोन रिसीव किया तो मैंने कहा सर मैं आपको बिल्कुल इस चीज़ के लिए, नहीं तो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आपका फ़ोन आया, क्योंकि रेयरली आते हैं, कोई ऐसी रूटीन में बात नहीं होती। और नहीं मैं आपको ये बोलूँगा कि आपने फ़ोन किया, अच्छा किया। बोले क्यों? मैंने कहा मैं आपको याद कर रहा था, कल ही याद कर रहा था और बहुत दिल से याद कर रहा था कि बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई, और अचानक ध्यान आया था और आपका कॉल आ गया। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मुझे लगता है यार डिले हो गया थोड़ा सा, तो वो बंदा जो है थोड़ा लेट आना चाहिए तो लेट आ ही जाता है। मैं इस टेक्निक का इतना इस्तेमाल करता हूँ कहीं ना कहीं कि कहीं बाहर गए, पार्किंग का मुझे लग रहा है उस मार्केट में ना पार्किंग की बड़ी समस्या है, तो मैं ये सोच के नहीं जाता कि यार पार्किंग नहीं मिलेगी, मैं सोचता हूँ यार पार्किंग ज़रूर मिलेगी, आज तो ज़रूर मिलेगी।
और पार्किंग मिल जाती है। एक मज़ेदार बात बताता हूँ सर, मैं मतलब जो जैसे अभी 2026 शुरू हुआ तो मैंने वो पॉडकास्ट वाली लिस्ट बनाई कि मुझे कौन कौन से, क्योंकि 2025 में सर बहुत बड़े बड़े आपके आशीर्वाद से बहुत बड़े गेस्ट आए। 2026 में ही मैंने बना लिया था कि एक मेरे गेस्ट होंगे शिव खेड़ा। अच्छा, वाह, अरे क्या बात है, क्या बात तो आज सुबह जब आपसे बात हो रही थी आपने बोला कि शाम को वो आ रहे हैं, तो मतलब जबकि मेरा अभी कोई कनेक्शन ऐसा था नहीं, लेकिन वो क्या देखिए वो बात है। वो जो चीज़ है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, वो चीज़ें काम करती हैं। बिल्कुल। एक और एग्जांपल आ गया अभी, जी, जैसे जी। मेरा कुछ हेल्थ को लेके कुछ टारगेट हैं अभी, क्या टारगेट है सर? और मेरा टारगेट, बड़ा टारगेट मैंने बनाया, मैं 6 पैक बनाना चाहता हूँ, 6 पैक, अच्छा, और बहुत सीरियस हूँ इसको और लेके। कब तक का टारगेट है सर? ये 2026 का रेजोल्यूशन है, मतलब 31 दिसंबर 2026 इज़ द लास्ट डेट। हम्म, और मैंने सागर जोशी के बारे में, सागर आहूजा, सागर हाउस। तो कहीं से मुझे रेफरेंस मिला था, आप बोले कि वो तो मेरे जानकार हैं, तो कनेक्शन हो गया, मैंने सोचा और आपसे मुलाकात हेल्थ हो को गई। लेकर भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। जैसे मैं आज सुबह भी एक आपकी वीडियो देख रहा था, वाटर फास्टिंग, तो थोड़ा सा हेल्थ को कवर कर ही लेते हैं सर। प्लीज़, हेल्थ तो एक्चुअली ना, वो कहावत है ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। तो हेल्थ तो प्रायोरिटी सबकी ही होनी चाहिए, और हेल्थ के ऊपर मैं तो मुझे लगता है मैं भी थोड़ी बातचीत मैंने तो बढ़ाना शुरू कर दी अपने यहाँ पे। आप भी ज़रूर हेल्थ को तो ज़रूर कवर कीजिए। जी जी जी। हेल्थ अगर आपकी अच्छी है ना, तो आप हर ज़िंदगी का हर सुख और अच्छे से ले पाएंगे। हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर पैसा अगर आ भी जाएगा तो फिर वो किसी काम का नहीं है। आप घूम फिर नहीं पाएंगे, मज़े नहीं कर पाएंगे, खाने पीने की रिस्ट्रिक्शंस डॉक्टर दे देगा कि भैया रसगुल्ला खाया तो गए, तो फिर पैसा भी है और रसगुल्ला भी है सामने, खा ही नहीं पाएंगे। तो हेल्थ अच्छी है तो फिर एंजॉय कर सकते हैं अपनी ये जो ज़िंदगी आपने को। वाटर फास्टिंग की थी, ये क्यों की थी सर? क्या रीज़न था इसका? वाटर फास्टिंग 4 दिन की थी ना शायद हाँ, आपने? मैंने 4 दिन की थी। एक्चुअली आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको इंस्पायर कर सकें। मैं इस मामले में बहुत लक्की हूँ कि हमारे घर में ही लोग एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। मेरा बेटा है विशाल, उसकी बहुत ज़्यादा एज नहीं है अभी, लेकिन वो बहुत सारे काम करता है। तो पिछले दिनों ऐसे ही उसने वाटर फास्टिंग स्टार्ट की, और उसने गर्मी के टाइम पे 7 दिन की वाटर फास्टिंग की, 7 डेज़, घर पे रहते हुए और रूटीन के काम करते करते। तो आई वॉज इम्प्रेस्ड। मैंने कहा यार कमाल कर दिया यार विशाल, तूने क्यों की? तो उसने कुछ लॉजिक बताया कि कहाँ से इंस्पिरेशन मिली। उसका लॉजिक एक सिंपल सा ये है, हमारी बॉडी में सेल्स बनते रहते हैं जी। और जो कुछ ऐसे सेल्स बनते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, जैसे कैंसर के सेल्स हैं, ऐसा बोलते हैं कि हमारी बॉडी में होते हैं। जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ती है तो सेल्स हावी हो जाते हैं। ठीक। कुछ लोग इसको इस प्रकार से समझाते हैं कि जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी के अंदर में घुन होता है, मौजूद होता है, लेकिन जब तक लकड़ी मजबूत रहती है तो घुन उसका कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही लकड़ी कमज़ोर हुई या ऐसे किसी इन्वायरमेंट में आई तो वो घुन जो है उस लकड़ी को ख़त्म कर देता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी के सेल्स हैं उसी प्रकार से। तो जब आप वाटर फास्टिंग करते हैं, भूखे रहते हैं, तो आपके जो उस प्रकार के हानिकारक सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। तो एक तो वो है, और दूसरा आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है, दूसरा आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है वो बॉडी वो फैट कंज्यूम करने लग जाती है, आपका वेट रिड्यूस होता है। तो वो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं उसके। तो मुझे ऐसा कुछ कोई इशू नहीं था किसी भी प्रकार का। मैंने क्यों किया, मैं अपना लॉजिक बताता हूँ। मैं साउथ इंडिया के टूर पे था एक बार, और मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है। मैं मतलब मुझे भी मतलब आपने तो दिल्ली में टेस्ट किया होगा, मैं तो तमिलनाडु का टेस्ट किया, और तमिलनाडु में जो रियल टेस्ट मिलता है ना आपको, वो अल्टीमेट रहता है। केले के पत्ते पे। केले के पत्ते पे उनकी चटनी भी अलग है, सांभर भी अलग है। तो मैं वहाँ से आया। यहाँ के टेस्ट में और वहाँ के टेस्ट में बहुत फ़र्क है सर, बहुत ज़्यादा। मतलब जो हमारी रोटी और मटर पनीर यहाँ बनता है तो वहाँ नहीं बना सकते ना वो लोग। हाँ, तो हाँ, सही वो बात है। वैसी वाली चीज़ें, दे आर एक्सपर्ट इन इट। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार मेरी ओवर ईटिंग हो गई। जी जी। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं है ना कल थोड़ा फास्ट रखूँगा। तो वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ था। एक दिन का मैंने टारगेट लिया था, और फिर मैंने विशाल को बताया, मैंने कहा यार मैंने वाटर फास्टिंग रखा हुआ है 1 दिन का। बोले 1 दिन का क्यों, फिर तो 3 दिन का रखो। तो उसने लॉजिक बताया कुछ 3 दिन के, क्योंकि उसका इंटेस्ट का एरिया है ये। तो मैंने बोला यार 3 दिन ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? मैंने कहा चलो कोशिश करता हूँ।
तो फिर 2 दिन हो गए, फिर 3 दिन हो गए, और ऐसे करते करते 4 दिन हो गए। तो 4 दिन बस मैं पानी पिया मैंने। और लोगों को कई बार आश्चर्य होता है कि यार एक बार खाना नहीं खाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही तो बात। विल पावर एक्चुअली सारी की सारी चीज़ों में विल पावर माइंडसेट, विल लगती है। पावर। हाँ, तो फास्टिंग मैं करता हूँ। बीच बीच में मैं अपक्व आहार का इस्तेमाल कर लेता हूँ, कभी 3-4 दिन, है ना। क्या होता है सर वो? अपक्व आहार का मतलब हो गया कि ऐसा खाना खाना जो अग्नि के ऊपर में पकाया हुआ नहीं है। अच्छा। मतलब सलाद खा लीजिए आप दूध पी लीजिए कच्चा, आप दही खा लीजिए, और पका हुआ ना नहीं होना चाहिए। पकावान नहीं होना चाहिए। तो ठीक है। बीच बीच में वो करता रहता हूँ। नेचुरोपैथी में बड़ा बिलीवर हूँ मैं। नेचुरोपैथी सेंटर्स में मैं बीच बीच में चला जाता हूँ। और अभी तो स्वीकार भारद्वाज जी का 32 बार का फार्मूला चला हुआ है, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं। एक चीज़ पे मैं और बहुत काम कर रहा हूँ, मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूँ। अल्टीमेट बेनिफिट हैं हिम्मत जी, वो हैं कोल्ड शावर लेने के। सर्दियों में भी सर? सर्दी अभी जैसे आज हम जनवरी में हैं, तो अभी टेम्परेचर बहुत ठंडा है, तो मैं कोल्ड शावर ले रहा हूँ, पिछले 2 साल से ले रहा हूँ, और क्या मज़ा आ रहा है पूछो मत आप। और एक आध दिन तो मैं ऐसा करता हूँ, टब में पानी भर के और 6-7 मिनट उसमें लेट जाता हूँ। मतलब अभी सर्दियों के टाइम में? सर्दियों के टाइम पे, गर्मियों में नहीं, सर्दियों के टाइम पे अभी इस समय। तो उसके साइंटिफिक बहुत सारे फ़ायदे हैं। साइंटिफिक तो हैं ही हैं। साइंटिफिक को अगर हम छोड़ भी दें तो आपको इतना अच्छा महसूस होता है, अल्टीमेट मज़ा आ रहा है मेरे को ज़िंदगी का। मुझे ऐसा लगता है कि पहले क्यों मिस की ये चीज़। अब तक की आपकी लाइफ की 5 सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या है? लर्निंग, एक तो मेरी लर्निंग ये है कि हमें पैसे बनाने की मशीन नहीं बनना चाहिए। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप पागलों की तरह लगे पड़े हो, न हेल्थ देख रहे हो, न रिश्ते देख रहे हो, कुछ नहीं देख रहे हो, बस पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा बनाना है। तो पैसा बनाने की मशीन हमें नहीं बनना चाहिए। बैलेंस रखना चाहिए। बैलेंस रखना चाहिए। सेट करो कि यार इतना कमाना है, उसके बाद में काम तो करना है ज़िंदगी भर, लेकिन फिर पैसे के लिए काम नहीं करना है। पैसा आपका बाई प्रोडक्ट आता रहे, अच्छी बात है। एक तो ये मेरी थोड़ी सी लर्निंग रही है। एक मेरी लर्निंग ये रही है जिसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि आपको अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है ना, किसी भी क्षेत्र में, 5 साल आप सब कुछ भूल के पागलों की तरह उसमें लग जाइए। 5 साल बिल्कुल सब कुछ भूल जाइए। फिर तो वो 5 साल आपके इतना अच्छा बना देंगे आपको उस क्षेत्र में कि बाकी ज़िंदगी आप अपनी शर्तों के साथ में जी सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है। ये मेरी लर्निंग है। तीसरी लर्निंग मैं कह सकता हूँ कि हेल्थ जो है ना, वो टॉप प्रायोरिटी मेरी है, सबकी होनी चाहिए। और रिश्तों को लेके मेरी लर्निंग ये है कि रिश्तों में आप सामने वाले से उम्मीद मत रखिए। जितनी आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे लोगों से, उतने रिश्ते आपके कहीं ना कहीं अच्छे नहीं बनेंगे। आप उम्मीद मत रखिए, देने का भाव रखिए लोगों को, तो रिश्ते आपके बहुत अच्छे बनते चले जाएंगे। 5वीं लर्निंग ये है कि आपके आसपास में एक अच्छे लोगों का सर्कल बना के रखिए, अच्छी संगति में ही रहिए। बस कुछ लोग दाएं बाएं से अगर आ जाते हैं तो उस सर्कल से बाहर निकल जाइए। तो संगति लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर एक आखिरी चीज़, जो नए लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देंगे आप? पहली सलाह तो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग आप इसलिए मत कीजिए कि आपका दोस्त बोल रहा है, आपका चाचा बोल रहा है, आपका रिश्तेदार बोल रहा है। वो अगर डायरेक्ट सेलिंग लेके भी आ गया तो आप सिर्फ इसलिए मत जुड़िए उसके साथ में कि वो लेके आ गया, आपने उसकी मान सम्मान रखना है। आप उस कंपनी की जांच कीजिए, पहले देखिए, सर्च कीजिए, थोड़ा गूगल पे सर्च कीजिए, थोड़ा पूछिए, देखिए, कुछ जानकार लोगों से मिलिए। उसके बाद में ये देखिए कि ये कंपनी सही है या नहीं है। तो कंपनी का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में उतरना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग नो डाउट एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जो आपको सारी चीज़ें दे सकता है, प्रोवाइडेड कंपनी सही होनी चाहिए। सही कंपनी का चुनाव कैसा करना है उसमें हमने बातचीत की, और फिर थोड़ा सा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ टिक के काम करें, अपनी स्किल्स बढ़ाते रहें। तो मुझे लग रहा है कि एंजॉय बहुत करने वाले हैं। एक चीज़ और बताइए, जो अभी जैसे 2021 में गाइडलाइंस आई थी, उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट बताया गया था डायरेक्ट सेलिंग को लेकर? 2021 में हमारे रूल्स आए, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 बोलते हैं उनको। उसमें पहले तो डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन दी गई कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। उसकी डेफिनेशन है,
जो डायरेक्ट सेलर है, डायरेक्ट सेलर मतलब जो कंपनियों में जो लोग जुड़े हैं जिनको मेंबर बोलते हैं, उसका जो टेक्निकल नाम है वो है डायरेक्ट सेलर। जी जो डायरेक्ट सेलर है उसकी क्या जिम्मेवारियां हैं वो बताई गई हैं कि डायरेक्ट सेलर प्रोडक्ट को जब बेच रहा है तो सही इन्फॉर्मेशन देनी है, बढ़ा जी, चढ़ा के कोई बात नहीं करना है, मिसगाइड नहीं करना है, मिसलीड नहीं करना है। तो उस प्रकार की कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डायरेक्ट सेलर की दी गई हैं, कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं कंपनियों के लिए कि कंपनियों ने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ जैसे मैंने बताया कुछ डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हर कंपनी को अपनी वेबसाइट के ऊपर में डालने पड़ेंगे। तो इस प्रकार का एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है, हिंदी अंग्रेजी सभी भाषाओं में अवेलेबल है। जी जी जी। सर मेरे जो फादर साहब हैं, मैं तो कभी डायरेक्ट सेलिंग में कभी आया नहीं, लेकिन मेरे जो फादर साहब SLI कंपनी होती थी, स्टेलिंग लाइफ इंडिया कंपनी, तो उस टाइम पे वो ज्वाइन हुए थे, मेरे मामा जी ने ज्वाइन कराया था। तो उस टाइम पे मैंने आपके बारे में सुना था और तब से मेरा बड़ा मन था आपसे मिलने का, और फाइनली आज THB के इस शो में आप आए, आपने समय दिया, इस बातचीत में बहुत कुछ सीखा, और आई होप जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन सब ने बहुत कुछ सीखा होगा। सर मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं आपसे मिला। थैंक यू सो मच समय देने के लिए और THB पॉडकास्ट पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हिम्मत भारद्वाज जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा अपना ये मानना है कि जब आप किसी व्यक्ति की नॉलेज, एक्सपीरियंस, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस 1 घंटे में ला के लोगों के साथ में प्रस्तुत कर रहे हैं ना, ये अपने आप में एक भलाई का काम है। तो ये भलाई का काम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और बहुत सारे विषय पे आप बातचीत करते हैं। और मैं तो जर्नली लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, तो आपने मुझे मौका दिया उत्तर देने के लिए, उसका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।